हेलो, नमस्कार। मैं परनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका अभिनय मैथ ऐप में। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं। अपना नाउन हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने नाउन को की वीडियोस देखी हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट कल लाइव नहीं आए थे। ठीक है, टाइम हमारा फ्लक्चुएट कर गया था। आई नो कि वो थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था हमारा टाइम, बट अभी हमारे टाइम क्लासेस जो है रेगुलर रहेंगी, टाइमिंग आपकी 5 o'clock से। तो अब हमने नाउन कर लिया है। नाउन के हमने 2 क्लासेस में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन मतलब डिस्कस किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें। और जो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें वो मैंने आपको नहीं पढ़ाई हैं, जो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करेंगे और मुझे आपसे आंसर्स चाहिए। ठीक है, तो मुझे आप लोगों से आंसर्स चाहिए, तो आंसर्स आप मुझे देंगे। आ जाइए, मैं 2 मिनट वेट कर लेती हूँ। और क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस सेशन है, तो ये मैं चाहती हूँ कि टू वे हो, आप लोग मुझे आंसर करें। सिर्फ मैं यहाँ पे क्वेश्चंस दूँ और पढ़ाऊँ तो उसका थोड़ा सेंस मुझे नहीं जमेगा। तो लेट मी वेट फॉर अ सेकेंड। देखते हैं आ जाए स्टूडेंट्स, आ जाए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो सनमीत, चलो, आप ही एक रेगुलर स्टूडेंट है। अच्छे, वेरी गुड। तो देखिए क्वेश्चंस, जो जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं वो क्वेश्चंस देखिए और आंसर्स देना स्टार्ट कीजिए। चलिए, तो देखें क्वेश्चंस देखें। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो मैंने आपको ओवरऑल जितना पढ़ाया है, ओवरऑल जितनी भी हमने नाउन की स्टडी की है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और स्टूडेंट्स, नाउन से रिलेटेड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं प्री की बात करूं और मेंस की बात करूं, इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। इससे कोई हट के कुछ नहीं आता। आपको यही पढ़ना है, आप इसको ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देयर वॉज नो प्लेस ऑन द बीच फॉर यू। ठीक है, देयर वॉज नो प्लेस ऑन द प्लेस देयर वॉज नो प्लेस ऑन द बीच फॉर यू। तो क्या होना चाहिए आंसर सनमीत इसका? चलिए, सो देखो, प्लेस, जब हम बात करते हैं कोई अनऑक्यूपाइड जगह की, मीन्स जगह की जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, मीन्स उस पर्टिकुलर प्लेस जिसको आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, अनऑक्यूपाइड प्लेस या फिर उसको आप ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, उस जगह पे पर्टिकुलरली प्लेस नहीं बोलेंगे, हम उस जगह पे बैठना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, जो भी, तो वहाँ पे हम प्लेस नहीं लिखते, हम हमेशा रूम लिखते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, देयर वॉज नो रूम ऑन द बीच फॉर यू। और ये 99% ये वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप ईयर में देखेंगे एक बार, आपको एक बार ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इस पार्ट में एरर है। देयर वॉज नो रूम ऑन द बीच ऑन द बीच फॉर यू। आई हैव एन अर्जेंट वर्क विथ यू। क्या इसका आंसर होने वाला है सेकेंड का? आई हैव एन अर्जेंट वर्क विथ यू एंड यू नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन टू योर सेल्फ। अपने आप को एक्सप्लेनेशन दो को यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या एरर है और वहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, आई हैव एन अर्जेंट वर्क विथ यू। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, तो मैंने डिस्कस किया था आपसे कि वर्क कौन सा नाउन है? वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ऐसे नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो आप उसके सामने आर्टिकल लगाएंगे। तो आप आर्टिकल से काउंट करते हैं, तो उसके सामने आर्टिकल लगा है, राइट, मीन्स यू आर काउंटिंग इट। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप करोगे आई हैव अगर आपको उसको काउंट करना है, ठीक है, आई हैव वर्क विथ यू नहीं होगा, तो इसको आपको काउंट करना है कि मुझे आपसे एक काम है। तो उसके लिए आप फ्रेजेस ऐड करेंगे, जो मैंने आपको फ्रेज की लिस्ट दी थी, अगर आपको याद हो। तो हम लिखेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विथ यू। ठीक है, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विथ यू, सम इंस्टेड ऑफ एन नो। साहिल सी, दिस इज वर्क। क्या है? वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, तो आप उसमें जो क्वांटिफायर्स या फिर नहीं लगा सकते, सम, 1, 2। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विथ यू। ठीक है, यू हैव अ बिग नंबर ऑफ मनी, तो थर्ड क्या होगा? यस, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क,
करेक्ट है। यू हैव अ बिग नंबर ऑफ मनी, तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, उसको आप काउंट नहीं करेंगे तो उसके लिए नंबर नहीं आएगा, आप उसको मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या आना चाहिए, यू हैव अ बिग अमाउंट। ठीक है, मनी के लिए हम लिखते हैं अमाउंट। द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट्स, फोर्थ और फिफ्थ का आंसर दीजिए। स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हैं, बिल्कुल भी आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो इसमें से मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने का मुझे खुद, तो आप टाइम से आ जाइए करें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी सेंस है। यस, मनी इज अनकाउंटेबल, द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट्स, और क्या होना चाहिए इसका आंसर, और स्टीलिंग इज अ बैड कस्टम। ये दोनों के आंसर्स मुझे आपसे चाहिए अभी, एक साथ दे सकते हैं, और अगर आपको नॉलेज है तो आप इसका डिफरेंस भी बता सकते हैं। तो साहिल एंड सनमी, टेल मी द आंसर। चलिए, द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट, ठीक है, द फ्रेंच क्या है, पहली बात तो फ्रेंच जो है, सी एडजेक्टिव के सामने आप जब द लगाते हैं, ये बात समझ लीजिए, एडजेक्टिव के सामने जब आप द लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द फ्रेंच। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे कॉमन नाउन बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन बन रहा है। सो द फ्रेंच यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है, मीन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे फ्रेंच को, पूरी फ्रेंच जितने भी फ्रेंच लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है द फ्रेंच। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन नाउन बन गया। अब यहाँ पे ऑप्शन सेंटेंस है हैव स्ट्रेंज हैबिट्स। देखो, जब हम पूरे एक नहीं, आदर्श आंसर नो एरर नहीं होगा। सी, जब हम एक पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसकी कम्युनिटी की जो हैबिट नहीं होती, कम्युनिटी के कस्टम होते हैं। अब कस्टम और हैबिट्स में फ़र्क क्या है, कस्टम और हैबिट में फ़र्क क्या है, देखो, जो इंडिविजुअल की होती हैं, जो इंडिविजुअल अपनी चीज़ों को चेंज करता रहता है, वो हैबिट होती हैं, जो शॉर्ट पीरियड की होती हैं। मगर फॉर जनरेशन जो चीज़ें धीरे धीरे बनती जाती हैं, और फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, उसके लिए हम कस्टम कहते हैं। ठीक है, आप इंडिविजुअली बात करेंगे तो आपकी हैबिट है, आपके कस्टम नहीं है। मगर आप पूरे ओवरऑल हिंदूज की बात करेंगे, या किसी कम्युनिटी की, या फिर किसी कंट्री की बात करेंगे, तो वहाँ के कस्टम्स होते हैं, मीन्स जो रेगुलर वो करते हैं। ठीक है, तो आप जब फ्रेंच की बात कर रहे हैं, आप एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कस्टम लिखेंगे, ना कि हैबिट। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फिफ्थ वाला आंसर आई थिंक समझ में आ गया होगा, राइट आदर्श। तो द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज कस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ का आपको आंसर आ ही गया होगा, स्टीलिंग इज अ बैड कस्टम। क्या स्टीलिंग एक बैड कस्टम है, ये लोगों की आदत बन जाती है, पर्टिकुलरली कुछ लोगों की, यहाँ पे सबकी हम बात नहीं कर रहे, तो स्टीलिंग इज अ बैड हैबिट। ओके, क्लियर है? यस, कस्टम इज फोर्थ एंड हैबिट इन फिफ्थ, करेक्ट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। चलिए, एक बार इस तरह से सारे कुछ कंफ्यूजिंग नाउन है, हम एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सी, मैरिज, जब हम किसी रिलेशन की बात करते हैं तब वो मैरिज कहते हैं, मगर जब सेरेमनी, वेडिंग का मतलब होता है एक सेरेमनी, ठीक है, एक क्लियर होगी बात कि एक सेरेमनी हम फंक्शन बोल सकते हैं। तो सेरेमनी, वेडिंग इज़ अ सेरेमनी एंड मैरिज इज़ अ रिलेशन। ओके, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसमें कन्फ्यूजन आते हैं। वेदर, वेदर क्या होता है, टेम्प्रेरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो वेदर क्या है, टेम्प्रेरी। आज का वेदर, जैसे अभी बारिश हो रही है दिल्ली में, हो सकता है कल धूप हो जाए, या शाम को ही भी धूप हो जाए। तो यहाँ का वेदर जो है कंटिन्यूसली चेंज होता है, मीन्स टेम्प्रेरी कंडीशन है। मगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ, ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट क्लाइमेट, तो एवरेज वेदर ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट क्या है, एक एवरेज वेदर है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम की। जैसे कि हम बोलेंगे कि शिमला का क्लाइमेट ऐसा है क्योंकि वो वहाँ पे ठंडा ही, वहाँ पे ठंडा रहता है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे गर्मी रहती है, क्योंकि एवरेज मतलब ओवरऑल ईयर में पूरे गर्मी रहती है वहाँ पे। ठीक है, उस सेंस में तो अब एवरेज वेदर की बात करेंगे तब वो क्लाइमेट है, मगर आप टेम्प्रेरी की बात करेंगे तब वो वेदर है। ओके, एक और
कॉज और रीजन, इसमें भी फर्क है। कॉज मतलब होता है व्हाट मेक्स समथिंग हैपन, जिसकी वजह से कुछ होता है, दैट इज अ कॉज। जिसकी वजह से कुछ और चीज होती है, दैट इज अ कॉज। बट रीजन क्या होता है, व्हाट जस्टिफाइज समथिंग, जो जस्टिफाई करता है उसका, उसको हम रीजन बोलते हैं कि किसकी वजह से ये हुआ, ठीक है, उसका जस्टिफिकेशन इज रीजन। ओके, यस, आई एम गिविंग यू दीज नाउन्स साहिल। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। जो जो मेन मेन लिस्ट है उसकी लिस्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो कॉज का मतलब हो गया व्हाट मेक्स समथिंग हैपन, क्या उसका उसकी वजह है होने की, मीन्स किसकी वजह से होता है। और रीजन जो है जस्टिफाई करता है, व्हाट जस्टिफाई समथिंग, जो जस्टिफिकेशन की बात करेंगे। स्टडी, तो स्टडी क्या है, रिसर्च है। जब हम कोई रिसर्च करते हैं उसे हम स्टडी कहेंगे, मगर स्टडीज़ जो है प्लूरल जो हम इसको लगाएंगे, स्टडीज़ इट इज़ अ सिलेबस या फिर करिकुलम। तो अब जब सिलेबस की बात करेंगे तो स्टडीज़ होगा, मगर कोई रिसर्च होगी तो आप उसे स्टडी कहेंगे, ठीक है। कस्टम और कस्टम्स, तो इसमें भी कंफ्यूजन है। कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशन, ठीक है, जो आपके आसपास के ट्रेडिशंस होते हैं, जो आपके फैमिली के ट्रेडिशन होते हैं, कस्टम, उसे हम कस्टम कहेंगे। मगर कस्टम्स जो होगा वो कस्टम ड्यूटी ऑफिसर होगा। और ये वाले एग्जाम में आते हैं तो उसमें ध्यान रख लीजिएगा, कस्टम इज कस्टम, कस्टम्स इज कस्टम ड्यूटी ऑफिसर, ठीक है। रिस्पेक्ट्स और रिस्पेक्ट, ठीक है। तो रिस्पेक्ट का मतलब जब आप किसी को सम्मान देते हैं, आप जब किसी को सम्मान देते हैं तो वो रिस्पेक्ट होगा। मगर आप किसी को रिस्पेक्ट्स देते हैं तो वो होमेज होगा। मीन्स जब आप किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है तो आप श्रद्धांजलि देने के सेंस में रिस्पेक्ट्स लिखेंगे, ठीक है। मगर आप जब सम्मान कर रहे हैं किसी का तो रिस्पेक्ट होगा। और रिस्पेक्ट्स कब होगा, जब आप किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ओके, क्लियर है। आगे देखते हैं, कुछ और देखते हैं। ऑर्डर एंड ऑर्डर्स, ऑर्डर का मतलब होता है, ऑर्डर मीन्स अब एक ऑर्डर दिया गया है कि आपको ऐसा करना है। मगर ऑर्डर्स का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑर्डर का मतलब एक ऑर्डर दिया गया है, और जब बहुत सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो उसे हम बोलेंगे ऑर्डर्स, ठीक है। प्रोसीड और प्रोसीड्स, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड। मगर प्रोसीड्स का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, ये प्रोसीड वाला कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। प्रोसीड का मतलब मूव फॉरवर्ड और प्रोसीड्स का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। विश, तो आपकी जो इच्छा होती है, तो जब हम इच्छा की बात करेंगे वो होगी विश। मगर विशेस मतलब होती है ब्लेसिंग। जब आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दैट इज विशेस, ठीक है। मगर विश होगा ब्लेसिंग, सॉरी क्या, इच्छा। चलिए, इशू, देखो इशू का मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया था कि इशू क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, किसी के जो हम पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम इशू हैं। मगर आप अगर इशू, ठीक है, ये इशू या फिर इश्यूज, अगर इस सेंस में बात होगी तो इशू भी हो सकता है और इश्यूज भी हो सकता है, वो टॉपिक होते हैं। तो दो तरह से इशू होते हैं, एक तो बच्चों के सेंस में होता है, बच्चों को मतलब किड्स को बोला जाता है, माँ बाप के बच्चों को बोला जाता है इशू। और इशू या फिर इश्यूज एक तरह से टॉपिक के लिए भी बोला जाता है, ठीक है। मैनर और मैनर्स, मैनर का मतलब होता है किसी चीज़ का मेथड, किसी का तरीका। मगर मैनर्स का मतलब होता है एटिकेट्स, ठीक है। एटिकेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ओके, कॉज एंड रीजन। सी, व्हाट मेक्स समथिंग हैपन, किसी चीज़ का होना, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक होने का कॉज क्या है, वो किसकी वजह से हुआ, ठीक है। कुछ अंधेरा हो गया तो उसका कॉज क्या है, कि अंधेरा क्यों हुआ, तो वो कॉज है किसकी वजह से। मगर रीज़न, मैं अगर कुछ करूं और फिर मैं उसका जस्टिफिकेशन दूं कि मैंने इसलिए किया, तो दैट इज, उसके लिए आप रीज़न बताएंगे, आप जस्टिफाई करेंगे करने के बाद। मगर कोई चीज़ होती है और उसकी वजह क्या है, वो होगा कॉज, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो भी आपकी कन्फ्यूजन है आदर्श, वो क्लियर हो जाएगी। चलिए, ठीक है, वापस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, इसके आंसर्स चाहिए मुझे, आप लोग देना स्टार्ट कीजिए। You gave false witness. He invited all his sons-in-law laws to the party.
A 5-man deputation met the governor. Woods are used for making chairs and she got passing marks in English. ठीक है, इसका आंसर देना स्टार्ट कीजिए. चलिए. You gave false witness. ठीक है, जब हम प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसी प्रूफ की बात करते हैं तो जब हम किसी प्रूफ की बात कर रहे होते हैं कि किसी ने कोई प्रूफ दिया, हिंदी में क्या कहेंगे, किसी ने कुछ प्रूफ दिया, तो प्रूफ का मतलब होता है एविडेंस. ठीक है, और उस प्रूफ को देखने वाला, देने वाला कि मैंने ये चीज देखी है, उसे हम कहते हैं विटनेस. ठीक है, तो प्रूफ देने वाला जो होगा वो विटनेस होगा. ओके, सन्स इन लॉ 6 एविडेंस करेक्ट, 6 का विटनेस नहीं होगा. ओके ठीक है आदर्श, फॉल्स विटनेस नहीं. चलो वेरी गुड, काफ़ी करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, मतलब आप लोगों को काफ़ी नॉलेज है. तो एविडेंस जो है, प्रूफ की जब बात होगी तो एविडेंस होगा, और जो देखने वाला होगा वहाँ पे विटनेस यूज़ करेंगे. ठीक है, यू गेव फॉल्स, तो आपने फॉल्स क्या दिया होगा, फॉल्स प्रूफ दिया होगा. इन दैट सेंस यहाँ पे क्या आएगा, एविडेंस. ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट नहीं. ओके नेक्स्ट, ही इन्वाइटेड ऑल हिज सन्स इन लॉज टू द पार्टी. अब कल मैंने आपको कंपाउंड नाउन एक्सप्लेन किया था. ठीक है, कंपाउंड नाउन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आपका कंपाउंड होगा, ठीक है, जब आपका कंपाउंड नाउन होगा जिसमें प्रीपोजिशन के साथ ज्वाइन किया होगा सन इन लॉज, तो उन्हें प्लूरल बनाना होगा. ठीक है, जब आपको कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना होगा तब आप मेन वर्ड को प्लूरल बनाएंगे. ठीक है, तब आप मेन वर्ड को प्लूरल बनाएंगे. तो इसमें मेन वर्ड क्या है, हम बात किसके बारे में करें, कौन मेन है. सन यहाँ पे है, कौन से सन है, इन लॉ मीन्स दामाद है, तो मेन क्या है, सन. ठीक है, मगर कैसा सन है, इन लॉ है मीन्स दामाद है. ठीक है, तो मेन वर्ड क्या है, सन. तो इसे प्लूरल बनाना है, तो मैं यहाँ प्लूरल ना बना के सन्स को प्लूरल बनाऊंगी. ही इन्वाइटेड ऑल हिज सन्स इन लॉ टू द पार्टी. ओके ठीक है, A 5-man deputation met the governor. ठीक है, A 5-man deputation, मैंने आपको नंबर वाले टॉपिक में समझाया था कि जब आपके नंबर के सामने ऑलरेडी एक डेफिनेट नंबर हो तो आप उसके को प्लूरल नहीं करते. ठीक है, यहाँ पे 5 है और उसके सामने ऑलरेडी एक डेफिनेट नंबर अ है, तो ये जब दोनों होते हैं तो उसको आप आगे प्लूरल नहीं करते. तो यहाँ पे होगा A 5-man deputation met the governor. ठीक है, 6 का मैन होगा करेक्ट. ठीक है, तो अब 5-man deputation met the governor, तो इस पार्ट में हमारे एरर है. Woods are used for making chairs. Woods are used for making chairs. अब बात हो रही है woods की, तो woods क्या है, आपका कौन सा नाउन है, woods कौन सा नाउन होता है, बताइए साहिल एंड आदर्श एंड सनमीत. तो wood कौन सा नाउन है. ओके, सो वुड नाउन कौन सा है, मुझे ये बात बताइए. ओके सुरभि, चलो तो वुड नाउन कौन सा है, 4 बार पूछ लिया मैंने, बड़े स्लो. चलो, वुड कौन सा नाउन है स्टूडेंट्स, वुड्स फॉरेस्ट होता है. वुड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल भी नहीं. वुड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों होगा, आपने यहाँ पे देखा, देखो वुड बताया था मैंने आपको और वुड्स बताया था, राइट. अब वुड का मतलब तो आपको पता है लकड़ी, लकड़ी. ठीक है, और वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट. ठीक है, अब यहाँ फॉरेस्ट इज यूज फॉर मेकिंग चेयर तो नहीं होगा, लॉजिक लगाना होगा आपको, एकदम ऐसा नहीं करना होगा कि कुछ भी सोच लिए. देखो अब फॉरेस्ट जो है उससे आप चेयर तो नहीं बनाते, आप बनाते लकड़ी से हैं, तो फॉरेस्ट तो नहीं, वुड्स तो नहीं आएगा. ठीक है, अब वुड का मतलब होता है, वुड आएगा लकड़ी. ठीक है, और लकड़ी आपका कौन सा नाउन है, तो जिन्होंने भी आंसर दिया है वो गलत है. वुड आपका क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा.
ठीक है, मैंने आपको बताया था जिन चीज़ों से आप कोई चीज़ बनाते हैं तो वो मटेरियल नाउन है, वहाँ पे वो कॉमन नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। हिमांशु, आप वुड को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो क्या है, अब वो कॉमन नाउन नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ठीक है, वो मटेरियल नाउन है। इस पे भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना सीखे। तो वुड क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है, और इसमें हमने डिस्कशन कर लिया था कि वुड जो होता है, मटेरियल नाउन जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वुड को आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो वुड होगा, और वुड के साथ यहाँ पे इज आना चाहिए क्योंकि आप उसे काउंट तो नहीं कर सकते, तो आर क्यों होगा, तो वुड इज यूज फॉर मेकिंग चेयर्स। ओके, कोई डाउट नहीं किसी को, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट, शी गॉट पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश, शी गॉट पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश, तो क्या आना चाहिए आंसर हमारा इसमें, ओके ये वाला एक आपका एग्जाम में कई बार ये वाला क्वेश्चन आता है, तो ये जरूर ध्यान देना, मेंस में भी ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। चलिए, तो इसका आंसर दीजिए। नो आदर्श, मार्क नहीं होगा। सी नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हम बोलते हैं कि अरे मेरे तो पासिंग मार्क्स आ गए, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर ग्रामेटिकली इसमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, एक होता है पासिंग मार्क्स, मींस पासिंग मार्क्स का हम बोल देते हैं कि मतलब जितने मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं पासिंग मार्क्स, और पास मार्क्स मींस आपको कितने मार्क्स मिले हैं उसे हम पास मार्क्स कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम बोलचाल में पासिंग मार्क्स कहते हैं, जो बहुत नॉर्मल है, मगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पासिंग मार्क्स नहीं होता यूज़, जब आपको जो मार्क्स मिले आप लिखते हैं पास मार्क्स, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो एग्जाम में रेगुलर आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका बिल्कुल कि ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है, और मैं आपको डैम श्योर बोल रही हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिए आप, ठीक है, शी गॉट पास मार्क्स, ना कि पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। तो 11, 12, 13, 14, 15 इसके आंसर देना स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट्स। There was not left much money in Kamal's and Mohan's joint account. क्या होना चाहिए इसका आंसर, कल डिस्कस किया था हमने ये, आई होप आपको याद होगा। चलिए, देर वॉज नॉट मच मनी लेफ्ट, आपको जब भी एक न्यू स्लाइड आएगी, जो भी स्टूडेंट्स इस को मतलब लाइव नहीं वीडियो देखेंगे, तो वो जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं आप पहले पॉज करेंगे, उसका आंसर चेक करेंगे, अपने आंसर देंगे, एंड देन आप उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी आप खुद से पूरी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, कोई सेंस नहीं होगा प्रैक्टिस का, तो आप पहले उसके आंसर्स देंगे, खुद में आप चेक करेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड विद एन एक्सप्लेनेशन, ओके। तो देर वॉज नॉट मच मनी लेफ्ट इन कमल्स एंड मोहन्स जॉइंट अकाउंट, तो दोनों का अकाउंट क्या है, सेम है, जॉइंट अकाउंट है, मीन्स एक ही अकाउंट है, शेयरिंग है, मैंने कल बोला था आपको समझाऊंगी मैं, तो यहाँ पे शेयरिंग है, ठीक है। जब एक ही चीज़ दो लोग शेयर करते हैं तो हम दोनों में पॉजेसिव नहीं लगाते, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, हम एक के ही एंड में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। देर वॉज नॉट लेफ्ट मच मनी इन कमल एंड मोहन्स जॉइंट अकाउंट, ओके, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, चलिए आगे देखते हैं। द ओल्ड लेडी डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द गोल्ड फर्नीचर्स,
ठीक है, तो ये तो आपको पता है, कल ही मैंने आपको बताया था कि जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर हमेशा सिंगुलर होता है, मींस आप इसको कभी भी अनकाउंटेबल होता है तो आप इसके साथ कभी भी एस नहीं लगाते। तो वुड की बात करें या फिर फर्नीचर की बात करें, ये दोनों अनकाउंटेबल होते हैं। ओके, साहिल आपका आंसर करेक्ट आ रहा है और हिमांशु का भी करेक्ट है। ओके, ठीक है, सनमीत योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। चलो वेरी गुड, आप लोग आंसर दे रहे तो ओल्ड लेडी डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द ओल्ड फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा वहां पे। ठीक है, एस नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल होता है। दिस बिल्डिंग्स डिजाइन वॉज प्रिपेयर्ड बाय एन इटालियन आर्किटेक्ट। तो दिस बिल्डिंग डिजाइन, ठीक है, ये बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग थिंग के साथ हम कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। तो नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, हम कौन सा पैटर्न लगाते हैं, ऑफ पैटर्न, मीन्स ऑफ लगा के उसका कंपाउंड बनाया जाता है। दिस बिल्डिंग, तो दिस बिल्डिंग के दिस बिल्डिंग नहीं होगी, दिस बिल्डिंग्स नहीं होगी। क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर आया आप लोगों का? ओके, द डिजाइन of this building. Design of this building was prepared by an Italian architect. ठीक है, तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में या फिर फिलर्स में आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का भी कि करेक्ट आंसर वहां पे होना क्या चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, चलो आगे देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं, ये क्लियर है कि दिस बिल्डिंग डिजाइनिंग, द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग होगा हु रोट एस एन बोस बायोग्राफी। ठीक है, हु रोट एस एन बोसस बायोग्राफी। तो हम यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं कि किसने एस एन बोस की बायोग्राफी लिखी, एस एन बोस की बायोग्राफी। ठीक है, एस एन बोसेस बायोग्राफी नहीं है, एस एन बोस की बायोग्राफी, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। ठीक है, कि किसने एस एन बोस की बायोग्राफी लिखी, अपोस्ट्रोफी लगेगा यहाँ पे और वो करेक्ट होगा, मीन्स सेकंड में आपका एरर है। वी हैव रेड 2/3 ऑफ दिस नॉवल, क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो आदर्श का आंसर करेक्ट है। वी हैव रेड 2/3 ऑफ दिस नॉवल। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने नंबर्स डिस्कशन किया था, नाउन का नंबर वाला पार्ट डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि 1/3, 1/4 या फिर 1/3, 1/4 लिखा जा सकता है। ठीक है, ये करेक्ट है, 1/3, 1/4 या फिर 1/3, 1/4 लिखा जा सकता है। मगर जब 1 से ज़्यादा आपका फ्रैक्शन होगा, मीन्स क्वार्टर्स और क्वार्टर या हाफ के अलावा आपका जो फ्रैक्शन होगा, सो यू विल राइट 2/3, 3/4। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या आएगा, एस आएगा, मगर 1 के साथ जब आपका होगा तब वहाँ पे एस नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर इन केस बड़े क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको एरर इसी टाइप के मिलेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि बड़े एरर्स मींस बड़े सेंटेंस आपको नहीं मिले, बड़े सेंटेंस मैं आपको दूंगी जब ओवरऑल एक प्रैक्टिस सेशन का बीच बीच में मैं आपको दूंगी, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आपको लगता है। मगर एरर यही होने वाले हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन चीज़ों पे ही ध्यान दीजिए, कुछ अलग करने जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो सोचते हैं मैं तो ये सब आता है, मैं कुछ अलग प्रैक्टिस करूंगा, कुछ और अलग करूंगा, मगर आप वहीं अपने मार्क्स लूज़ करेंगे। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं पहले उसको अच्छे से कर लीजिए, उसका बहुत अच्छा बेस बनाइए, तभी आप कुछ और नया करेंगे। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए, पॉलिटिक्स are a dirty game. Gentry of the town was present at the function. That Indian team defeated the Australian by an inning. My uncle's secretary's wife is very charming. Okay.
डिस्क्राइब द रीजन फॉर एन अर्थक्वेक. चलो, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम. तो हमने डिस्कस किया था कि पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स, जब एक स्ट्रीम की बात होगी, चाहे पॉलिटिक्स हो मैथमेटिक्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो सिंगुलर होंगे. मगर अगर मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, ठीक है, अगर मैं व्यूज़ की बात करूँ, पॉलिटिकल व्यूज़ की बात करूँ, तब पॉलिटिक्स जो है आपकी, तब ये क्या हो सकती है, तब ये वर या प्लूरल हो सकती है. मींस आपके कॉन्सेप्ट प्लूरल होते हैं, मगर स्ट्रीम या सब्जेक्ट की बात में बात करूंगी तो वो हमेशा सिंगुलर होते हैं. ठीक है, तो सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज सिंगुलर, सो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. ठीक है, आगे देखते हैं. ओके, नेक्स्ट. जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन. तो जेंट्री ऑफ द टाउन, तो जेंट्री मैंने आपको बताया था कि जेंट्री जो होते हैं, जेंट्री का मतलब क्या होता है, आपके एरिया के कुलीन जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं उन्हें जेंट्री कहा जाता है. और जेंट्री वर्ड आपका प्लूरल वर्ड है. ठीक है, जेंट्री वर्ड आपका प्लूरल वर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब आना चाहिए वो प्लूरल आना चाहिए, तो वॉज नहीं आएगा. जेंट्री ऑफ द टाउन वर प्रेजेंट एट द फंक्शन. ओके, नेक्स्ट. द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग. तो 18 का आंसर क्या होगा? ओके, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग. सी, मैंने आपको लिस्ट दी थी, ठीक है, उसमें एक इनिंग वर्ड मिसिंग है. इनिंग ऐसा है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है. ठीक है, इनिंग वर्ड सिंगुलर भी होता है, इनिंग्स होता है. इनिंग्स जो होती हैं वो सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी होती हैं. ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं होगा वहाँ पे. तो जो आपकी इनिंग्स की बात होगी वो इनिंग्स होता है और यही सिंगुलर भी होगा. आप इसके साथ एन इनिंग्स लिख सकते हैं या फिर टू इनिंग्स, आप ऐसे लिख सकते हैं, एन इनिंग्स या फिर 2-3 इनिंग्स. मुझे स्लो लिखने की आदत नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ. तो इनिंग्स जो होंगी यहाँ पे आपके साथ, आप एन इनिंग्स भी लिख सकते हैं और 2-3 इनिंग्स भी लिख सकते हैं. मीन्स उसकी स्पेलिंग में चेंज नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा. ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में ये आता है, तो आप लोगों का आंसर ये वाला गलत हो गया. आगे बढ़ते हैं. चलो, माई अंकल्स सेक्रेटरीज वाइफ इज़ वेरी चार्मिंग. तो ये तो आपको क्लियर हो गया, हमने डिस्कस किया था कि हम एक साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, वो सेंटेंस की ग्रेस को ख़त्म कर देता है. तो हम किस तरह से लिखेंगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओके, आदर्श ने आंसर दिया है, सेक्रेटरी ऑफ माई अंकल्स वाइफ. एग्जैक्टली, सेक्रेटरी ऑफ माई अंकल्स वाइफ इज़ वेरी चार्मिंग. ठीक है, तो बार बार अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे. इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेंटेंस किस तरह से लिखेंगे, सेक्रेटरी ऑफ माय अंकल्स वाइफ. तो हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट में आ जाए या फिर फिलर्स में आ जाए, तो ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल भी गड़बड़ मत कीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट. डिस्क्राइब द रीजन फॉर ऑफ एन अर्थक्वेक. डिस्क्राइब द रीजन ऑफ एन अर्थक्वेक, क्या होना चाहिए इसका आंसर स्टूडेंट्स? यस सनमीत, आपका आंसर एकदम करेक्ट है. जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी थी, आदर्श अब आपको क्लियर हो जाएगा कि अर्थक्वेक का रीज़न नहीं होता कि वो क्यों
हम ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसके पीछे का कॉज क्या है, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक, ना कि रीजन ऑफ एन अर्थक्वेक। आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, जब आपको जस्टिफाई करना होगा कोई बात को तब आप रीजन लिखेंगे, मगर किसी चीज़ का कॉज, उसकी किसकी वजह से वो चीज़ हुई है, वहां पे आप कॉज लिखेंगे ना कि रीजन। ठीक है, क्लियर होगी बात। डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक, तो आंसर आपका मीन्स आपका एरर होगा बी पार्ट में। एग्जैक्टली क्लियर है, तो किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अ फ्रेंड ऑफ मी हैज गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। चलो, a friend of me has gone abroad for higher studies. The neutron bomb provides the capable of a limited nuclear war in which buildings would be preserved but people would be destroyed. Okay, then he spent many a sleepless nights mulling over his lost fortune. They found him hiding at the backside of the house. I went to Delhi in June with my family members. इसके आंसर्स दीजिए। अ फ्रेंड ऑफ मी, ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ मी, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव के बाद मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव के बाद आपका क्या, सॉरी, प्रिपोजिशन के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। प्रिपोजिशन के बाद आपका जो भी नाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव में होगा, ये मैंने आपको बताया था। दो मी भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मगर जब आपके एक दो आपको मैं प्रोनाउन में पढ़ाऊंगी, एक पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं और एक प्योर पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो माइंड जो है आपका प्योर पोजेसिव प्रोनाउन है, और ये किसके बाद आता है, मीन्स इसके बाद बिल्कुल भी क्या नहीं आते, ना नाउन आता है और ना वर्ब प्लस आईएनजी आता है। ठीक है, तो आपको जब भी प्योर पोजेसिव प्रोनाउन होगा तो आपके उसके आगे ना नाउन मिलेगा ना वर्ब प्लस आईएनजी मिलेंगे, और मी के बाद ये आपको दोनों मिलेंगे, मीन्स मी के बाद आपको दोनों माई के बाद आपको दोनों नाउन और वर्ब प्लस आईएनजी मिलेंगे। ठीक है, तो अ फ्रेंड ऑफ मी नहीं बताना है, मेरे फ्रेंड की बात बता रहे कि मेरा फ्रेंड है, पोजीशन बताना है, और उसके बाद में माई और मी में देखना है कि माई होगा या माइन होगा, तो माइन हमारा करेक्ट आंसर। अ फ्रेंड ऑफ माइन, a friend of mine has gone abroad for higher studies. Okay, next. The neutron bomb provides the capable of a limited nuclear war in which buildings would be preserved but people would be destroyed. Okay, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे न्यूट्रन बॉम्ब प्रोवाइड्स द क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है, और आर्टिकल हम किसके लिए लिखते हैं, नाउन के लिए। तो आपके बाद यहाँ पे नाउन आना चाहिए, और केपेबल यहाँ पे नाउन नहीं एडजेक्टिव है, और हमें नाउन चाहिए, तो एडजेक्टिव का नाउन कैसे बनाएंगे मैंने बताया था, तो ये होगा केपेबिलिटी। ठीक है, द न्यूट्रन बॉम्ब प्रोवाइड्स द केपेबिलिटी ऑफ अ लिमिटेड न्यूक्लियर वो, तो हमारा करेक्ट यहाँ पे आएगा केपेबिलिटी। मीन्स हमें यहाँ पे द है, आर्टिकल है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ही स्पेंट मेनी अ स्लीपलेस नाइट म्यूलिंग ओवर हिज लॉस्ट फॉर्चून। ही स्पेंड मेनी अ स्लीपलेस नाइट्स, तो देखो स्लीपलेस नाइट्स तो ठीक है, मगर ये किसके साथ कनेक्टेड है, मेनी, और इसके बाद आया है अ, तो मेनी के बाद जब अ होगा, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, मैनी के बाद जब अ आता है तब उसके बाद आप सिंगुलर नाउन लिखते हैं। ठीक है, मैनी के साथ जब आपका अ आता है, मैनी जब अपने साथ अ लेके आता है, मीन्स मैनी अ मीन्स बहुत सारे में से एक एक, मीन्स प्रत्येक की बात होती है, तो प्रत्येक की बात के हिसाब से आपका वहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, तो ही स्पेंड मैनी अ कौन सी नाइट, स्लीपलेस नाइट। अब ये आपका कैसा है, एक तरह से कंपाउंड नाउन की बात बोल दूँ कि स्लीपलेस नाइट में यहाँ पे नाइट और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे नाइट्स नहीं होगा, नाइट होगा। ठीक है, ओके, तो ही स्पेंड मेनी अ स्लीपलेस नाइट म्यूलिंग ओवर हिज लॉस्ट फॉर्चून। नेक्स्ट, ठीक, दे फाउंड हिम हाइडिंग एट द बैक साइड ऑफ द हाउस, क्या आंसर होना चाहिए इसका, नो,
साहिल आंसर आपका हाइडिंग इन नहीं होगा. दे फाउंड हिम हाइडिंग एट द बैक साइड. ठीक है, हाइडिंग एट द बैक साइड नहीं होता, हाइडिंग एट द बैक. तो यहाँ पे नाउन जो है वो बैक होगा, बैक साइड नहीं होता. ठीक है, हाइडिंग एट द बैक होता है, मीन्स द के साथ आप यहाँ पे नाउन लगाएंगे तो बैक साइड नहीं बैक होगा. ठीक है, याद रखना, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में भी आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो दे फाउंड हिम हाइडिंग एट द बैक ऑफ द हाउस, ना कि बैक साइड ऑफ द हाउस. ठीक है, क्लियर है? तो कोई डाउट नहीं साहिल. तो हाइडिंग, जब भी आप बैक साइड देखेंगे, जब हम बात करें पीछे की तरफ, तो वहां पे बैक होगा, ना कि बैक साइड. ओके, मैनी के साथ अगर अ आएगा तो आपका सिंगुलर नाउन होगा. ओके, एंड आगे देखते हैं. चलिए, आई वेंट टू दिल्ली इन जून विथ माई फैमिली मेंबर्स. इसका आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? आई वेंट टू दिल्ली इन जून विथ माई फैमिली मेम्बर्स. तो मैं जून में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ गया. मगर हमने नॉर्मली हम बोल देते हैं हिंदी में, या फिर नॉर्मल हम बोलचाल में बोलते हैं फैमिली मेम्बर्स. बट उसका ग्रामेटिकली अगर बात करें, ग्रामर के पॉइंट ऑफ से बात करें, तो फैमिली मेम्बर्स नहीं होता. ये कंपाउंड नाउन को आपको प्रॉपर लिखना होगा, मीन्स आप वहाँ पे पोजिशन बनाने के लिए फैमिली मेम्बर्स नहीं कहेंगे. ठीक है, आप लिखेंगे मेंबर्स ऑफ द फैमिली. ठीक है, ध्यान रखना है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली होगा. आई वेंट टू दिल्ली इन जून विद द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, सॉरी, विद द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली. ओके, सो आपका करेक्ट फॉर्म ये होगा. ध्यान रखना, फैमिली मेंबर्स और इस तरह से मेंबर्स के बारे में बात होगी तो वो किसका मेंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या उस जगह का, अगर वो पर्टिकुलरली उसका मेंबर है तो आप उसको कंपाउंड में ऑफ लगा के लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, आई वेंट टू दिल्ली इन जून विद द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली. नेक्स्ट, ही लेफ्ट मुंबई विथ बैग एंड बैगेज. क्या होना चाहिए इसका आंसर स्टूडेंट्स? ओके, ही लेफ्ट मुंबई विथ बैग एंड बैगेज. तो ये ध्यान रखेगा, ठीक, क्वेश्चंस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको समझा रही हूँ. जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ही लेफ्ट मुंबई विथ बैग एंड बैगेज. तो बैग और बैगेज के साथ कभी भी विथ नहीं आता. ठीक है, ध्यान रखना, ही लेफ्ट मुंबई बैग एंड बैगेज होगा. बैग एंड बैगेज के साथ विथ कभी भी नहीं लगता, ये याद रखना, और ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, सो ही लेफ्ट मुंबई बैग एंड बैगेज विथ नहीं आएगा वहां पे. नेक्स्ट, द प्लेस वॉज लवली एंड द वेदर फाइन, एंड द फाइन वेदर होना चाहिए, एंड द फाइन वेदर, बट amidst द स्क्रीम ऑफ brats एंड द chatter of women I could not enjoy the outing. तो ये प्रॉब्लम है बॉयज़ में, मीन्स बॉयज़ को नहीं, बैग्स नहीं होगा आदर्श, बैग एंड बैगेज के साथ कभी भी विथ नहीं आता. ठीक है, और ये प्रॉब्लम है बॉयज़ के साथ, उनको शांति पसंद है एंड गर्ल्स को चिटर चिटर पसंद है. तो लड़कियों को बोलने की ज़्यादा आदत होती है, तो आई नो. तो हाँ, ये वाला मुद्दा तो सबके बीच में. द प्लेस वॉज लवली एंड द फाइन वेदर, बट एंड द फाइन वेदर होना चाहिए, द वेदर फाइन कर दिया मैंने. तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है. तो इसमें क्या एरर होना चाहिए? एटमॉस्फेयर होगा, नहीं. द प्लेस वॉज लवली एयर, वो जगह अच्छी थी और वहाँ का वेदर उस टाइम अच्छा था. ठीक है, आप वहाँ पे क्लाइमेट के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में बात नहीं करेंगे सनमीत, वहाँ पे आप वेदर की बात करेंगे. मगर हमारे पास एक डिफरेंस है कि यहाँ पे वेदर है ठीक है, ये यस,
क्लियर होगी बात? तो वेदर WHE, ठीक है, WHETHER जो है ये वेदर पूछने, ये यूज़ होता है येस या नो पूछने के लिए। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तब होता है ये वाला वेदर। और WEATHER मीन्स जब आप टेम्परेरी एटमॉस्फेयर की बात करें, वहाँ पे टेम्परेरी कैसा मौसम है उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे वेदर आएगी, ये वाली स्पेलिंग। इसका ध्यान रखना, एग्जाम में ये बहुत बार आते हैं और मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम में आता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो फालतू की बातों में हम नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। ये बात क्लियर है? आप गलती मत कीजिएगा, वेदर एंड वेदर में बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पे देखेंगे तो देख लेना कि वेदर की स्पेलिंग क्या है वहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। हैज़ एनीवन सीन माई सिजर एनीवेयर? तो करेक्ट है आंसर सनमीत का, हैज़ एनीवन सीन माई सिजर एनीवेयर। तो मैंने आपको बताया था सिजर क्या है, एक पेयर नाउन है, मीन्स वो ऑलरेडी दो चीज़ों के साथ आते हैं, जो आपकी पैंट है या फिर सिजर है, ठीक है। तो वो दो से बनी होती है, पेयर से बनी होते हैं, इसलिए वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है। पेयर नाउन आपके हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, इसलिए आप हमेशा उसको सिजर्स लिखेंगे ना कि सिजर, ठीक है। हैज़ एनीवन सीन माई सिजर्स एनीवेयर, ना कि सिजर। ओके, तो जितने भी पैंट्स, ट्राउजर्स, तो ट्राउजर नहीं होगा, ट्राउजर्स होंगे, पैंट नहीं होगा, पैंट्स होंगी, सिजर्स होंगे, बाइनोकुलर्स होंगे, ग्लासेस होंगे, स्पेक्स होंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर इस पार्ट में आएगा। Next, pages after pages, the book goes on describing the magnificent local of the Himalayan foothills, ठीक है। तो ऑफ कोर्स डायरेक्ट आते हैं पेजेस आफ्टर पेजेस। मैंने आपको बताया था कि जब हम कंपाउंड नाउन में, ठीक है, प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जब कंपाउंड नाउन में हम प्रीपोजिशन से जब दो नाउन को ज्वाइन करते हैं और उसमें दोनों नाउन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मीन्स सेम वर्ड होते हैं, तो उसका प्लूरल कभी भी नहीं बनता। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अगर इसमें लिखा होता पेजेस आफ्टर पेजेस, सॉरी, पेजेस आफ्टर पेजेस या पेज आफ्टर पेज, अगर आपको इसके बहुत तरीक़ों से आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है पेजेस आफ्टर पेज, ठीक है, या फिर पेज आफ्टर पेजेस, या फिर पेजेस आफ्टर पेजेस, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें गलत हैं, उनमें कहीं भी प्लूरल नहीं बनेगा। तो करेक्ट होगा पेज आफ्टर पेज, ठीक है। तो आपका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, ठीक है, ये आपका करेक्ट फॉर्म होगा। तो इस पार्ट में आपका एरर है। आगे देखते हैं। The extra benefits in addition to its flexibility of operation and superior finish makes it the most desirable machine of its kind. क्या होना चाहिए इसका आंसर 30 का? चलिए, the extra benefit in addition to this flexibility of operation, the extra benefit in addition to its flexibility of operation and superior finish, ठीक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट इन एडिशन टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो हम बात करें एक्स्ट्रा बेनिफिट की, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की और किसकी, एंड सुपीरियर फिनिश की। तो उससे क्या बहुत अच्छी मशीन बनाती है, क्या अच्छी मशीन बनाता है। एक तो एक्स्ट्रा बेनिफिट किस चीज़ का, एडिशन टू तो फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसकी सुपीरियर फिनिश जो है उसे बनाती है मोस्ट डिसायरेबल मशीन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक नाउन है और कहाँ पे है, यहाँ पे मीन्स आपके पास दो सब्जेक्ट हैं और दो सब्जेक्ट एंड से जॉइंट है, नहीं सुपीरियर अदर सुपीरियर टू नहीं होगा। सुपीरियर टू हम तब लिखते हैं, एक सेकेंड, सुपीरियर हम टू तब लिखेंगे जब हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम कोई चीज़, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब हम सुपीरियर के साथ टू लगाएंगे, बट यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, आपको अब ध्यान देना स्टार्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन एडिशन टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड सुपीरियर फिनिश क्या करती है, बनाती है इट्स मोस्ट डिसायरेबल, इट इज द मोस्ट डिसायरेबल मशीन ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, तो आपके पास जब दो सब्जेक्ट हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होना चाहिए, तो मेक्स नहीं होगा, मेक होगा। ठीक है, तो एरर आपके इस पार्ट में है, राइट? कोई डाउट नहीं किसी को, आगे करें। चलिए, माइल्स आफ्टर माइल्स, अब तो स्पीड बढ़ाइए अपनी। माइल्स आफ्टर माइल्स द रोड रैन थ्रू अ थिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो ऑफ कोर्स अगेन वही बात है कि जो दो प्रिपोजिशन हैं आपने ज्वाइन किए हैं किससे, आप दो नाउन हैं आपने ज्वाइन किए हैं आफ्टर से, और दोनों यहाँ पे प्लूरल में हैं और वो नहीं होने चाहिए। तो माइल आफ्टर माइल, ठीक है, तो इस पार्ट में एरर है। व्हाट apparatus डज यू यूज फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट? ठीक है, व्हाट ऑपरेटर्स डू यू यूज फॉर परफॉर्मिंग दिस दिस एक्सपेरिमेंट? ठीक है, तो एप्रेटेसस लिखा है जो कि गलत है, एप्रेटस होता है, एप्रेटस अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। इक्विपमेंट मैंने आपको बताया था, इक्विपमेंट भी आपका अनकाउंटेबल होता है, उसके साथ एस नहीं लगता, तो अपरेटस होगा। व्हाट अपरेटस डू यू यूज फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट? ठीक है, तो अपरेटस होगा ना कि, ठीक है, आगे। टू डियर्स वर किल्ड बाय द पोचर्स। ठीक है, तो टू डियर्स वर किल्ड बाय द पोचर्स, मैंने आपको बताया था डियर्स जो होते हैं, डियर, कैटल, सीरीज, शिप, स्टाफ। ठीक है, इनकी स्पेलिंग में कभी भी आप कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी स्पेलिंग में आप कभी भी कोई चेंज नहीं करते, चाहे वहाँ पे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। मैंने आपको इसकी लिस्ट दी है, एक स्टोरी बना के लिस्ट दी, आपने देखा होगा एंड आई होप आपने लर्न भी कर रहे होगे। तो टू डियर्स नहीं होगा, टू डियर होगा। द ट्रेनिंग ऑफिसर डेयर नॉट चैलेंज कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रेनिंग ऑफिसर है वो बिल्कुल डेयर नहीं करता क्या, कमांडर इन चीफ के ऑर्डर्स को चैलेंज करने का। तो कमांडर इन चीफ के ऑर्डर है, राइट, कमांडर इन चीफ के ऑर्डर है, मींस हमें यहाँ पे पोजीशन बताना है, पोजेसिव लगाना है, तो हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। मगर हमारा सेंटेंस यहाँ पे जो वर्ड है कंपाउंड नाउन है, और मैंने आपको बताया था कि प्लूरल बनाने के टाइम हम मेन वर्ड पे एस लगाते हैं, मगर पोजीशन बतानी हो तब हम हमेशा उसके एंड में लगाते हैं, ना एंड में एस लगाते हैं, ना कि मेन वर्ड पे। ठीक है, तो करेक्ट होगा कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। Okay, next. The speaker has called a meeting with secretary generals of all political parties. So the speaker has called a meeting with secretary generals. ठीक है, तो यहाँ पे secretary generals है, मैंने आपको बताया था कि जो main word होगा compound noun में, जो main word होता है उससे हम बनाते हैं plural। ठीक है, तो यहाँ पे main word क्या है, secretary, secretary आपका main word है, तो secretaries होगा। ठीक है, सेक्रेटरीज जनरल फॉर ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, मीन्स बहुत सारे सेक्रेटरी जनरल्स आए हैं, तो सेक्रेटरीज जनरल होगा, वहां पे सेक्रेटरी जनरल्स नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा सेक्रेटरीज जनरल। द स्पीकर हैज कॉल्ड अ मीटिंग विद सेक्रेटरीज जनरल ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी। ओके, नेक्स्ट। चलिए, दो दे वन द बैटल इट कॉस्ट देम लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देयर सोल्जर्स। क्या होना चाहिए आंसर स्टूडेंट्स इसका?
दो दे वन द बैटल इट कॉस्ट देम लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देयर सोल्जर्स। तो बहुत सारे सोल्जर्स की क्या थी, लाइफ थी या लाइफ्स थी, ठीक है। तो बहुत सारे सोल्जर की क्या थी, लाइफ्स, ठीक है। तो लाइफ का प्लूरल क्या होगा, लाइफ्स, ठीक है। थाउजेंड नहीं होगा, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देयर सोल्जर्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ठीक है। तो 1000 सोल्जर में अगर आपके सामने अ लगा है, ठीक है, तब आप उसके साथ ऑफ नहीं लगाते, ना आप उसका प्लूरल करते हैं। मगर आप जब इस तरह से लिखे हैं थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, तब आप उसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको एक्सप्लेन की थी, ओके। आदर्श, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ही रहेगा, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, मीन्स इस पार्ट में एरर नहीं है, आपके इस पार्ट में एरर है, ओके। वो थाउजेंड्स ही रहेंगे, मगर यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स की लाइफ गई है, तो लाइफ का प्लूरल क्या होगा, लाइफ्स, ठीक है। सच सोशल प्रोग्राम्स प्रोवाइड ऑल सोशल स्ट्रैटम्स विथ एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर अ कॉमन सोशल प्लेटफॉर्म, okay. Such social programs provide all social stratum with an opportunity to share a common social platform. क्या होना चाहिए इसका आंसर, सी। सोशल प्रोग्राम्स प्रोवाइड ऑल सोशल स्ट्रैटम, ठीक है। तो ऑल है मीन्स यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, और सोशल स्ट्रैटम, तो सोशल स्ट्रैटम का यहाँ पे स्ट्रैटम जो है ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। स्ट्रैटम इज योर सिंगुलर वर्ड, और आप इसको प्लूरल करेंगे तो आपको स्ट्रैटम्स नहीं लिखोगे, इसका प्लूरल होगा स्ट्रैटा, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं ग्रीक और लैटिन के वर्ड, जैसे कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश के बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो ग्रीक और लैटिन से लिए हैं, तो कुछ वर्ड्स चेंज नहीं, वो एज इट इज़ हैं, तो उनका प्लूरल फॉर्म करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स की लिस्ट है जो मैं आपको दे देती हूँ, जो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार आता है, ठीक है। तो क्राइटेरियन का प्लूरल होगा क्राइटेरिया, फिनोमिनन का प्लूरल होगा फिनोमिना, मेमोरेंडम का प्लूरल होगा मेमोरेंडा, स्ट्रैटम इज स्ट्रैटा, इराटम इज इराटा, स्टेडियम इज स्टेडिया, ओके। तो स्टेडियम, बहुत सारे जब स्टेडियम होंगे तो आप स्टेडियम्स नहीं लिखेंगे, स्टेडिया लिखेंगे। मिलेनियम इज मिलेनिया, कैक्टस इज कैक्टी, फंगस इज फंगाई, और एलुमनस इज एलुमनाई, एंड सिलेबस इज सिलेबी, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के वर्ड में एक वर्ड से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपको एरर्स में देखने को मिलता है, या फिर आपको ये फिलर्स में मिलेगा, ठीक है। तो एक्सिस, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके साथ आप ए लगाते हैं, ठीक है। कैक्टस, फंगस, एलुमनस, तो मीन्स आप यहाँ पे जहाँ पे यूएस होते हैं वहाँ पे आप लगाते हैं आई, ठीक है। तो क्राइटेरियन, फिनोमिनन, मेमोरेंडम, स्टेडियम, इराटम, और इराटम स्टेडियम में आप लगाएंगे ए, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए करके उसको प्लूरल बनाएंगे, मगर जहाँ आपका यूएस होगा वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आई, ठीक है, उसको प्लूरल बनाने के लिए। और कुछ वर्ड जो आई एस से ख़त्म होंगे उस पर आप लगाओगे क्या, ई एस, उनको प्लूरल बनाने के लिए। तो कौन कौन से वर्ड है, एक्सिस का हो जाएगा एक्सिस, बेसिस हो जाएगा बेसिस, थिसिस हो जाएगा थिसिस, क्राइसिस क्राइसिस, ओएसिस और ओएसिस, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, सनमीत आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। मैं आपको आज या कल में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा ज़रूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये बात क्लियर होगी। द विलेजेस, चलो, द साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी स्पेंड, तो हम 37 कर रहे थे, ओके। तो आंसर हमारा क्या होगा, स्ट्रेटम्स है, तो स्ट्रेटम का हमें स्ट्रेटम का प्लूरल बनाना है, तो होगा स्ट्रेटा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट्स हैव ऑलरेडी स्पेंट 1.5 year ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब होल नंबर और फ्रैक्शन होगा,
ठीक है। जब होल नंबर और फ्रैक्शन होता है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल नाउन होता है। ये आपको हमने बात की थी कि जब भी होल नंबर और फ्रैक्शंस एक साथ होते हैं मींस 1.5 ईयर, ठीक है। तो ये आपका होल नंबर है और ये आपका फ्रैक्शन है, इसके बाद आपका जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ईयर्स, ना कि ईयर। The scientists have already spent 1.5 years on this project. Understood? चलिए। The villagers have reported to have seen many man-eaters in the nearby jungle. ठीक है। तो the villagers have reported to have seen many man-eaters. See students, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैन और वुमेन, ठीक है, उससे रिलेटेड जब भी आपके कंपाउंड बन होते हैं तो आप उन दोनों को प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मेन सर्वेंट, विमेन सर्वेंट। मगर आपका एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखो, यही आता है नॉर्मली। तो मेन के साथ जब मैन ईटर्स होगा तो इसमें ये एक्सेप्शन है, तो मैन ईटर्स नहीं होता, मैन ईटर होता है, ठीक है। मैन ईटर्स, ठीक है, करेक्ट है। चलो। I cannot understand why they search only our luggage at the station and nobody's else. क्या होना चाहिए इसका आंसर स्टूडेंट्स? ओके। आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई दे सर्च ओनली आर लगेज, हमारा ही लगेज क्यों सर्च किया एट द स्टेशन एंड नो बडीज एल्स, ठीक है। तो नो बडी एल्स नहीं होता, किसी और का क्यों नहीं सर्च किया, तो उसको आप लिखते हैं नो, यहाँ पे आपका अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, आप लिखेंगे नो बडी एल्स, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन में आखिरी में लगाते हैं, आपको ये मैंने बताया था। तो नो बडीज एल्स नहीं होगा, नो बडी एल्स होगा, ठीक है। तो करेक्ट है साहिल आपका आंसर। तो हमारा आंसर, हमारे इस पार्ट में एरर है। ओके, चलिए। There is a convincing evidence of a link between exposure to the sun and skin cancer. ठीक है। तो इसमें आएगा देयर इज अ कन्विंसिंग एविडेंस के साथ आपका जो है, आपको पता है एविडेंस जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। मींस एविडेंस मैंने अभी आपको बताया था, एविडेंस जो प्रूफ है जिससे आप काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के सामने कभी भी डिटर्मिन मींस न्यूमरल एडजेक्टिव्स नहीं लगते, ना आ आता है, ना मींस ना आ आएगा और ना कोई नंबर्स आएंगे, ठीक है। सो देयर इज कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ अ लिंक बिटवीन एक्सपोजर टू द सन एंड स्किन कैंसर। द कंपनी डज नॉट एम्प्लॉय मोर than a couple of dozens of people, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हंड्रेड्स, डजन्स, इनके साथ आप जब ऑलरेडी डेफिनेट न्यूमरल होता है तो आप उनको प्लूरल नहीं बनाते, ठीक है। द कंपनी डज नॉट एम्प्लॉय मोर देन अ कपल ऑफ डजन पीपल। ओके। The organizers have sent invitation to call club members, all club members for the event to be held next month. तो क्या होगा? तो ऑर्गेनाइजर्स हैव सेंड इनविटेशन टू ऑल क्लब मेंबर्स। तो मैंने आपको बताया कि जब आप किसी के ऑलरेडी मेंबर हैं, मीन्स उसका पार्ट है, आप उसका पार्ट है, तो उसको आप हमेशा ऑफ पैटर्न में लिखेंगे, मेंबर्स ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब, ठीक है। द ऑर्गेनाइजर्स हैव सेंड इनविटेशन टू ऑल members of the club for the event to be held next month. तो हमारा इस पार्ट में एरर है। Most of the buildings built during the Mughal Empire are made of red stones except for the Taj Mahal, which is made of white marbles. तो क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स बिल्ड ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर आर मेड ऑफ रेड स्टोन्स, ठीक है। तो वहाँ पे सेंटेंस में क्या है? रेड स्टोन्स, ठीक है। तो स्टोन क्या है आपका? स्टोन अगेन आपका कौन सा नाउन है? स्टोन आपका, तो स्टोन जो है आपका कौन सा नाउन है? स्टोन आपका
मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, मीन्स आप उनको काउंट नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली रेड स्टोन होगा, ना कि रेड स्टोन्स। तो करेक्ट आंसर होगा रेड स्टोन। The United Nations have its headquarters in New York in the United States of America. The United Nations have its headquarters. Okay, the United Nations तो क्या होगा? Okay. तो द यूनाइटेड नेशन जो है, तो यूनाइटेड नेशन का एक जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरा ग्रुप है, तो यहाँ पे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा हैज़। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन हैज़ इट्स हेड क्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एक ही जगह उसका हेड क्वार्टर है, तो वहाँ पे क्या होगा? हैज़। मगर हेड क्वार्टर्स लिखा है, मैंने आपको बताया था हेड क्वार्टर्स हमेशा होता है, हेड क्वार्टर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमेशा आपके प्लूरल नाउन में आप मीन्स चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप हमेशा हेड क्वार्टर्स लिखते हैं, ना कि हेड क्वार्टर। तो हेड क्वार्टर वहाँ पे गलत हो जाएगा मधुसूदन। ठीक है, चलिए। रोहित न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडियंट टू वेल नॉट टू एंटिसिपेट सम सेंशन ऑफ हिज एक्ट। ठीक है, रोहित न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडियंट, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ ओबीडियंट। ठीक है, तो आपको द नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर पता है। ठीक है, तो आपने द नाउन ऑफ नाउन से कनेक्ट किया है, मीन्स आपके यहाँ पे दो नाउन है जिसमें आपने प्रीपोजिशन ऐड करके दो नाउन को कनेक्ट किया है, और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ओबीडेंट। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? नाउन चाहिए, और ओबीडेंट नाउन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका करेक्ट होगा आंसर ओबीडियंस। ठीक है, आपको यहाँ पे नाउन चाहिए, तो नाउन होगा ओबीडियंस, ना कि ओबीडियंट। ओबीडियंट क्या है? एडजेक्टिव है। मार्बल्स करेक्ट होगा। ओके, ओबीडियंस। ठीक है, आफ्टर हिज रिटायरिंग शी एस्टैब्लिश्ड मेनी इंस्टीट्यूशंस टू ट्रेन अंडर प्रिविलेज्ड बट टैलेंटेड चिल्ड्रन। सी सनमित, आप इस तरह से समझ लिए। एक तो नाउन, द नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। ऑफ के बाद आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए? ऑफ के बाद आपका ऑब्जेक्टिव आता है, मीन्स वहाँ पे नाउन आना चाहिए, ना कि कोई एडजेक्टिव। ठीक है, तो नाउन के लिए वहाँ पे ओबीडियंट लिखा है, ओबीडियंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, और यहाँ पे कोई नाउन आना चाहिए, तो नाउन की जगह वहाँ पे ओबीडियंस आएगा, ना कि ओबीडियंट। एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है, जो कि वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो वहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, तो आफ्टर हर रिटायरिंग, आफ्टर हर यहाँ पे क्या होगा? हर आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव है, और हर के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? रिटायरिंग नहीं, रिटायरमेंट आना चाहिए। आफ्टर हर क्या? रिटायरमेंट। तो नाउन यहाँ पे क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कौन सा केस है, यहाँ पे अकॉस्टिव केस है, जिसमें नाउन का किसका रोल प्ले करेगा? एडजेक्टिव का, सॉरी, नाउन यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्लेगा। आफ्टर हर क्या? रिटायरमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, जो नाउन होगा वहाँ पे किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर हर रिटायरमेंट होगा, ना कि रिटायरिंग। द फाइनेंस मिनिस्टर व्यू इज द स्कीम, okay, the finance minister's view is the scheme will ensure that millions of farmers will be lifted out of poverty. So the finance minister व्यू इज द, तो हमने बोलना क्या चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर के व्यू है कि इज द स्कीम की स्कीम जो है विल इंश्योर, वो इंश्योर करेगी दैट मिलियंस ऑफ फार्मर्स विल बी लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, कि मिलियंस ऑफ फार्मर्स को वो पॉवर्टी से लिफ्ट कर देंगे। राइट, तो द फाइनेंस मिनिस्टर के व्यूज़ हैं, तो या फिर के व्यू है, तो हमें यहाँ पे बोलना है फाइनेंस मिनिस्टर के व्यू हैं। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर्स,
मीन्स हमें यहाँ पे उनका पोजीशन लगाना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी लगा के बोलना होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर के व्यूज। ओके, आगे, लेट यू एंड आई गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बिलवेड फ्रेंड। सो लेट यू एंड आई, तो लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव, और यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, बट आई यहाँ पे कनेक्टेड है और आई का ऑब्जेक्टिव होगा मी, तो लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव, सो लेट यू एंड मी गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बिलवेड फ्रेंड। Okay, next, the neglect of women costs the world a great deal both in economic and in social terms. The neglect of women costs the world a great deal both in economic and in social term. The neglect of women, ठीक है, तो neglect यहाँ पे noun है, वहाँ पे ये, इसलिए ये correct है, और costs the world a great deal इसमें बोथ इन इकोनॉमिक एंड इन सोशल टर्म्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस जो है हमारा करेक्ट होगा, तो हमारा सेंटेंस में नो एरर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, राइट, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अगर वीडियो नहीं देखा, अभी लाइव सेशन नहीं देखा, जो वीडियोस देखेंगे अभी, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप पीडीएफ लेके उससे क्वेश्चंस देख सकते हैं, एंड देन आप एक्सप्लेनेशन देंगे तो वो देखेंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। ये आपको मैंने ओवरऑल क्वेश्चंस करा दिए, जो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यही आपका पैटर्न होता है एग्जाम का, और हम एग्जाम के पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर है, तो आपको इसी तरह से पढ़ना है ताकि एग्जाम में आप गलतियाँ ना करें। तो नाउन का चैप्टर आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, टेंस हमारा हो चुका है, नाउन अब हमारा हो गया, और कल से आपका प्रोनाउन स्टार्ट होगा। तो हम एक बेस बना के चल रहे हैं, पहले हमने टेंस पढ़ लिया है, अब हम नाउन कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम अपना प्रोनाउन करेंगे, ठीक है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, आपको जो जो चैप्टर्स मैं आपको करवाते जा रही हूँ उसके क्वेश्चंस जहाँ से भी आपको मिलते हैं वो आप गैदर कीजिए, जो भी आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूँ वो भी उठा के आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मिलेंगे हम कल अपनी क्लास में 5 से 6 बजे, तो टाइम से आप आ जाइएगा, तब तक के लिए बाय बाय।